देखते रहना, आपने रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं बीच बीच में, ठीक है। चलो, हमारा पहला टॉपिक है आज का जो लेसन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि लाइट की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आपने 9th में पढ़ी होगी। क्या है डेफिनेशन? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce the sensation of vision in our eyes, and light always travel in a straight line in the form of electromagnetic waves. लाइट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। वैसे 9th में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक फिनोमेना पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? when light ray coming from the source fall on the surface and it will be turned back, this phenomena is known as the reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने और एक चीज पढ़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने टाइप्स आते हैं? 2 टाइप्स। एक क्या आता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक आता है सो दिस टाइप इज डिपेंड अपॉन द सरफेस। इफ द सरफेस इज स्मूथ देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑल एंगल्स पैरेलल टू। देखो, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगी, तो अगर सन से 50 या 100 या 200 या जितने भी लाइट्स आएंगी वो एक दूसरे को पैरेलल होंगी, ठीक है। सरफेस पे गिरेंगी, अगर सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे रहेंगी? पैरेलल। तो अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें इंसिडेंट रे तो ऑलवेज पैरेलल होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल है तो समझ जाओ कि वो कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, समझ जाओ कि कौन सा रिफ्लेक्शन है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट मेड बाय इंसिडेंट लाइट रे टू नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल, ये हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले लाइट का अनदर फिनोमेना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स, ओके, कहाँ एंटर होगी? वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे एंटर्स करेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर। तो आपको पता है कि एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो जब ये लाइट रे एंटर करेंगी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या होगा? दिस लाइट क्या होगी? दिस लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके। दिस लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके। सो लाइट डायरेक्शन चेंज कर रही है कब? जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो एंटर कर रही है। तो इसको एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है। अब एयर से वाटर में क्या जा रहा है बेटा? लाइट जा रही है हमारी, ठीक है। तो लाइट एयर थ्रू एयर भी ट्रेवल करेगी और थ्रू वाटर भी ट्रेवल करेगी, लेकिन एयर की बाउंड्री जहाँ पर खत्म होगी और जहाँ से वाटर की बाउंड्री स्टार्ट होगी वहां पर आपको क्या दिखेगा? देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ग्लास का एक स्लैब ले लिया जो हमने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कल, ये है बेटा ग्लास और ये है एयर। अब लाइट रे यहाँ से एंटर होगी, यहाँ पर हो रही एंटर, तो यहाँ से एंटर होने के बाद ये क्या करेगी? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ज़्यादा चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा एंगल थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इससे क्या पता चलेगा आपको? थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। इंक्लाइन इंसिडेंट लाइट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी लाइट आ रही है, तो ये होगी इंसिडेंट लाइट रे। जिस पॉइंट पर वो एंटर करती है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कि उस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई है। और यहाँ पर आपको क्या ड्रॉ करना होता है? नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ठीक है। नॉर्मल इज ऑलवेज पैरेलल टू दैट साइड ऑफ द ग्लास लाइन, और या फिर बाउंड्री को पैरेलल होना चाहिए। यहाँ से लाइट रे क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, किया चेंज डायरेक्शन,
तो यहाँ पर लाइट रे डायरेक्शन क्यों चेंज की, तो हमें पता है कि एयर एक रेयरर मीडियम है, इसकी डेंसिटी मॉलिक्यूल पर एरिया होता है ना वो कम है। अगर एरिया हम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एरिया लेंगे तो वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल होंगे एयर के। लेकिन ग्लास में ऐसा हो सकता है कि नहीं है, ग्लास में मॉलिक्यूल थोड़े क्राउडेड होंगे, यानी कि डेंसिटी कैसे होगी, डेंसिटी कैसे होगी इसकी, डेंसिटी छोड़ो इसका जो मॉलिक्यूल पर एरिया ये ज़्यादा होंगे, इसलिए बेटा इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन आपको रीज़न ये नहीं बताना है, रीज़न ये बताना है कि फॉर डिफरेंट मीडिया द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलग है। अगर वेलोसिटी बहुत कंफ्यूजेबल वर्ड लग रहा है तो मैं स्पीड समझ लो, जो स्पीड होती है वो एक्चुअली स्पीड नहीं होती, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। जिसको हम स्पीड कहते हैं वो हमारी स्पीड नहीं होती है। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और आपको किसी पापा का या मम्मी का फोन आया, बेटा कहाँ जा रहा है, बहुत आवाज़, बेटा इतने जोर से कहाँ जा रहा है, तो आप बोलेंगे भी मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नहीं जा रहा, बेटा क्यों कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा। तो आप स्पीडोमीटर में रीडिंग चेक करते हो, और स्पीडोमीटर अगर आपका 80 किलोमीटर पर आवर का रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये है आपने स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे देखी है, थ्रू आउट द जर्नी आपने स्पीड देखते देखते नहीं गए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने स्पीड देखी, इसका मतलब वो स्पीड नहीं होंगी, वो क्या होंगी, स्पीड कब होती है, पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, नहीं जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फिर पूरा टाइम लेना पड़ेगा, तब जाके स्पीड रहेगी। जब आप परतवाड़ा से बाइक लेके अमरावती पहुंचोगे और अमरावती में आपकी कोई रिलेटिव्स है, वो बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे आया, तो मैं स्पीड में आया, तब आप एक आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू बताओगे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर से आया, 70 किलोमीटर पर आवर से आया, कोई बोलेगा 80 किलोमीटर पर आवर से आया। तो 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी सेम थी क्या, आपने एक एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे एवरेज स्पीड भी होती है, इंस्टेंटेनियस भी होती है, इसके बाद में यूनिफॉर्म भी होती है, वेरिएबल भी स्पीड होती है, बहुत से स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो जो भी जब भी आपको वेलोसिटी आएंगी तो उसको दिमाग में क्या भर के रखना है, स्पीड है भाई, ये स्पीड है। तो लाइट की वेलोसिटी एयर में अलग है, ग्लास में अलग है, दैट इज व्हाई इट चेंजेस डायरेक्शन एंड दिस होल कांसेप्ट, होल फिनोमेनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पक्के में समझा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और क्या चीज देखिए, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक शीट दी जाएगी, एक कार्डबोर्ड दिया जाएगा, एक ग्लास स्लैब दिया जाएगा, कुछ पिन्स दी जाएंगी, ठीक है, कुछ पिन्स दी जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक शीट पर एक ग्लास स्लैब को रखना है, रखने के बाद पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फिक्स कर लीजिए और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इसको 90 डिग्री और इसको 0 डिग्री लेने के बाद ये जो एंगल बनता है, तो इधर हाँ ये वाला ना, ये वाला ये नॉर्मल हो, ये यानी कि यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ से 90 लेंगे ना, ये 90 आ गया, ये 0 आ गया, लेकिन एंगल कौन सा बना यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ तक लेना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, ये तीन ही रीडिंग लेना है। सपोज किसी ने 30 डिग्री ले लिया तो ये आई जो होगा एंगल आई, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट मेड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। हो गया, ये गिन लो। गिनने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ग्लास स्लैब रखना है, यहाँ पे 2 पिन्स लगानी है और इस साइड से, यानी कि अगर ये ऐसा वर्टिकल है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया तो इस साइड से मैं एक ग्लास स्लैब की एक साइड से मैं दूसरी साइड की तरफ देखूंगा, तो दूसरी साइड की तरफ मुझे क्या दिखेंगे, पिन्स दिखेंगे, यहाँ पे P, Q, R, S। ऑब्जर्व द 2 पिन्स फ्रॉम द SR साइड ऑफ द ग्लास स्लैब थ्रू द ग्लास, नॉट थ्रू द एयर। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ग्लास में से ऑब्जर्व करना है पिन्स को। इसका मतलब क्या होगा कि लाइट रेज आपके आईज में जो एंटर हो रही है वो कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है, बाद में वो एयर में आ रही है, बाद में फिर आपके आइस के अंदर एंटर होगी, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपको फिर से 2 पिन इसके कोलिनियर इसके लाइन में प्रेस करके लगानी, ठीक है। ये 2 पिन हो गए, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, बी पर आपने पिन लगाई, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगी बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है,
यानी कि यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। कितनी बार हुआ? पहली बार जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर की तब हुआ ये वाली रे, दूसरी बार जब ग्लास से एयर में एंटर हुई तब, तो ये हो गया। और हमेशा याद रखना कि ये दोनों कैसे आने चाहिए, अगर ये पैरेलल आते तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल है, अगर नहीं आते समझ जाओ कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फोकस करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसके बाद ये वाला जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये वाला एंगल रहेगा, ये क्या रहेगा? एंगल ऑफ इमर्जन, हाँ नॉर्मल रहेगा, ठीक है, समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम है? अब दूसरे पॉइंट्स में हमें ये पढ़ना है कि लाइट रे का जो डायरेक्शन चेंज करना है वो मीडियम की कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। तो मीडियम हमें लेना पड़ेगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो देखिए मैं एक लाइन लिखा हूं, इधर दूसरा मीडियम, ऐसा समझिए, इधर दूसरा मीडियम, उधर। तो जब लाइट रे एंटर्स करती है एक मीडियम से तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे किया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके नेचर के ऊपर आप, इसके नेचर से आप ये पता कर सकते हो कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हुई है। यहाँ पर एयर मीडियम है इधर का, और इधर जो नीचे वाला है वो वाटर है, या फिर इससे थोड़ा सा डेंजर है एज कम्पेयर टू द एयर। तो यहाँ पे हम ग्लास लेके वाटर कर देते हैं, या फिर ऑप्टिक में ग्लास कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये लाइट रे एयर से वाटर में एंटर होगी या फिर ग्लास में एंटर होगी, इसका मतलब है एस इन दोनों के कंपेयर में एयर हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम। तो हमेशा याद रखो कि जब व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैंने बोल दिया ये M1 है और M2 है, which medium is rarer, which one is a denser, तो आप कर सकते हो पता। When light ray enters from rarer medium to denser medium, the refracted ray bend towards the normal। दूसरा क्या एग्जांपल है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अलग मीडियम अलग एक मीडियम, अब ये डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ये रेयर मीडियम ले लेते हैं। When light ray enters from one denser medium to नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये लाइट रे यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखेगी। कौन सी लाइट रे? तो तब आप क्या समझोगे कि लाइट रे कहाँ कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हो गई है? डेंसर टू रेयर। और एक बात आती है कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और इसी पॉइंट्स पर आप परपेंडिकुलर निकाल के ये रख सकते हो क्या? ड्रॉ नॉर्मल, और इसी रास्ते से कोई लाइट रे एंटर होती है तो वो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन आपको लगेगी, ठीक है। ये तीनों रूल समझ में आ गए हैं? एनी प्रॉब्लम है क्या अभी तक यहाँ से बोलूँ? और कुछ रह गया है समझाने का? चेक कर लो एक बार, और कुछ समझाने का रह गया? हाँ, एक समझाने का रह गया, यहाँ पर जो एंगल ऑफ आर है और एंगल ऑफ आर है, तो हमेशा याद रखो साइन एंगल ऑफ आई कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? साइन रेशियो। साइन रेशियो किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल आर। तो ये साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू का अगर रेशियो लेंगे तो ये हमेशा आएगा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने यहाँ पे कितनी ली है? आई की वैल्यू कितनी ले सकते हो? आई 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 45 ले सकते हो। तो आई 30 यहाँ पे आ गया तो साइन आर यहाँ पे आ जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हुआ? देखो साइन की वैल्यू निकालने के बाद भी रेशियो लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो, रेशियो तो मिलने वाला है। 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, जो कुछ मिलेगा, जो आपके सामने आएगी, जो वैल्यूज होगी रिस्पेक्टिव वैल्यूज, उसके हिसाब से आपको रेशियो मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो होगा ये अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग, सॉरी साइन आई और साइन आर अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग है, लेकिन इसका रेशियो हमेशा क्या है? अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है, 3 स्टूडेंट ले लेते हैं ABC। ए ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया बाय टेकिंग एन इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, बी ने किया आई की वैल्यू कौन सी लेके 60 डिग्री लेके, और सी ने किया 45 लेके। तो इन तीनों स्टूडेंट के लिए आई की वैल्यू अलग अलग है। इसके रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू भी कैसे आएगी? डिफरेंट आएंगी, आएगी कि नहीं आएंगी? सपोज फर्स्ट स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट इसके 30 डिग्री लिया, बी वाला स्टूडेंट इसके 45 डिग्री लिया, और सी वाला स्टूडेंट इसके 60 डिग्री लिया। तो इसकी यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी? बट जब ये ए स्टूडेंट जिसने वो प्रैक्टिकल किया है,
ये जब साइन एंगल I और साइन R का रेशियो निकालेगा तो इसका रेशियो भी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ये तीनों के रेशियो कैसे होंगे, तीनों स्टूडेंट के कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। यही चेक करना है बेटा। आपके दोस्त, आपकी जो फ्रेंड है उनके साथ वो प्रैक्टिकल करना है। 3 स्टूडेंट है तो तीनों को अलग अलग वैल्यू लेनी है और तीनों का रेशियो चेक करना है, ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो उसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट है, तो क्या हर बार हम साइन आई से साइन आर से निकालेंगे क्या? नहीं। मैंने आपको इसके पहले ही बताया गया कि था कि लाइट रे डायरेक्शन क्यों चेंज करती है, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 2 मीडियम हमारे पास है, एक एयर है एक ग्लास है। तो हमें पता होनी चाहिए कि एयर में इसकी वेलोसिटी कितनी है और ग्लास में कितनी है। तो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ये है, ऐसा थोड़ा सा फैंसी एन निकालना है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? पहले तो ये बात पता करो कि लाइट रे कौन से मीडियम में कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हो रही है। तो एयर से एंटर हो रही है ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ग्लास का। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलता है जब वो एंटर करता है, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलने के लिए रिफ्रैक्शन होना जरूरी है कि नहीं है? रिफ्रैक्शन कब होगा? जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करेंगे तब होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? ग्लास का। तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब लाइट लिखना ऐसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन आप रेशियो किसका लेंगे? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ सेकंड। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे किसका निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकलेगा। अब मुझे सर एयर का निकालना है, तो एयर में लाइट आने दो, तो कहाँ से आने? तो दूसरे कोई मीडियम से। तो देखो ये ग्लास हो गया, ये एयर हो गई। तो यहाँ पे इसका उल्टा कभी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कितना आएगा? ठीक है। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल से इसी फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट, अदर कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे हार्ड न्यूमेरिकल रीड से आने वाले हैं, जिसकी टेस्ट आपको कल देनी है। थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करके आओ, टेस्ट की लेवल मैंने अच्छी रखी है, इसकी आंसर शीट भी मिल जाएंगी आपको, और पिछली बार जो टेस्ट हुई इसकी भी आंसर शीट मिल जाएंगी निल्सन ऐप पर, ठीक है, ठीक है, मिल जाएंगी। आज मैं आंसर शीट क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें, इन्हीं प्रॉब्लम है। अब ये फिनोमिना हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका काम क्या है? मैं बचपन में था, जब मैं पढ़ता था 9th 10th 11th 12th, तो मुझे एक ही सवाल सताता था कि सर आप इतने जी जान से पढ़ा रहे हो, हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी मेमोराइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये ऐसा ये हमारी लाइफ में कौन से काम में आएगी? हमारी लाइफ में कौन से काम में? आपने आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल का, अभी होली गई होगी, होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया होगा। होली, मैं धूली वंदन नहीं बोल रहा हूँ, मैं होली बोल रहा हूँ। होली में हम महाराष्ट्रीयन लोग क्या करते हैं, आप भी लोग करते होंगे, बड़ी होली जलाते हैं, ठीक है। वो होली का वो भक्त प्रहलाद को लेके, उसकी बुआ थी वो बैठी थी होली में, वो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद तो उसका आइडेंटिकल सिंबल से हम होली जलाते हैं। तो होली की जो फ्लेम होती है, वो जो फ्लेम, तो उस फ्लेम के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लेम क्या करती है? हीट रेडिएट करती है। तो उस फ्लेम से अगर हम उधर खड़े वाले किसी दोस्त को या रिलेटिव्स को देखते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो फ्लिकरिंग दिखाई देती है, उसे थरथराहट दिखाई देती है। सो व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट थ्रू द टर्बुलेंट फ्लेम ऑफ द होली, दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स, द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्लिकरिंग। जैसे हम स्टार को देख रहे हैं, ठीक है, तारे चमकते हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ हम बचपन से हमने बचपन से पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो ट्विंकलिंग है, ये ट्विंकलिंग क्या, वहाँ पे क्या लोड शेडिंग चल रही है क्या? बटन चालू बटन चालू बटन ऐसा चल रहा है कि नहीं? ये वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो कांस्टेंट, उसकी जो कांस्टेंट इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो तो उसकी कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन हमें उसका ट्विंकलिंग क्यों नजर आता है? तो बचपन से हम जो पोएम्स पढ़ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसका रीजन हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मैं पहले थ्योरेटिकल पढ़ाता, जनरल पढ़ाता था, बाद में हम एग्जैक्ट पढ़ते क्या होता है। एक तो पहले तो चीज़, आपको 2 सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही बार पूछे जाते हैं कि व्हाई स्टार्स ट्विंकल्स एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। एक्चुअली प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं,
तो इसमें आपको पहले बहुत सी बातें, बहुत सी रीजंस है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। तो सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंट रीजन आएगा तो स्टार्स हमसे बहुत दूर है, वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ एज कम्पेयर टू द प्लैनेट। प्लैनेट हमारे नजदीक है, ठीक है। सो स्टार बहुत दूर है, दैट इज व्हाई द स्टार अपीयर्स लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द स्टार्स अपीयर्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है एज कम्पेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट एक थोड़ा सा ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट्स का यूनियन है। अरे हमें महसूस क्या हो रहा है कि स्टार्स बहुत दूर हैं, बराबर है, और वहां से आने वाली जो वो जो दिखाई दे रहा है, वो जैसे वो हम लाइटिंग वगैरह यूज करते हैं छोटी छोटी लाइट्स, उस तरीके के वो महसूस हो रहे हैं कि नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टार्स इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, दैट इज व्हाई स्टार अपीयर्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वो खुद इमिट्स करते हैं लाइट्स को, वो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। हमारा सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। सन क्यों ट्विंकल नहीं करता, तो सन स्टार से कंपेयर में बहुत नजदीक है। यस, वैसे तो हमारे कंपेयर में सन बहुत दूर है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे हमारा और सन का नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन प्लैनेट्स और स्टार्स का हो रहा है। तो प्लैनेट्स तो बहुत ही दूर है, उसमें से स्टार तो उससे भी ज्यादा दूर है। तो होता क्या है, वहां से जो लाइट आती है, वहां से जो लाइट आती है तो बहुत दूर से ट्रेवल करके आती है। सबसे पहले वो वैक्यूम से आती है, इसके बाद वो एटमॉस्फेयर में आती है, फिर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट ये है। हमारे यहाँ का एयर, अभी आज का जो एयर देखेंगे आप, ये थोड़ा डेंजर लगेगा एज कम्पेयर टू द एयर द एटमॉस्फेयर इन समर्स और विंटर। ये भी फैक्टर रहेंगे बेटा। फॉग पड़ रहा है, वो भी चेंज होगा। तो बेटा क्या है, ये सारी जो कंसेप्ट है स्टार की ट्विंकल करने की, टर्बुलेंट फ्लेम ऑफ होली, और समटाइम वी सी द मिराज ऑन द हॉट समरी डेज ऑन द रोड, ओके। वहाँ पे वो मुर्गजड़ कहा जाता है हमारा मराठी में, ठीक है। तो वो वहाँ पे हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन कर कौन रहा है, एक अदृश्य शक्ति। ये कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है। अगर एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, कंसेप्ट जनरल पढ़ा हुआ है, डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, पहले जनरल समझ लो फिर बात करेंगे। ये बेटा हमारी अर्थ है और इसका एटमॉस्फेयर यहाँ पे शुरू होता है, ओके। और यहाँ पे कोई स्टार है, पॉइंट सोर्स है। अब इस स्टार से बेटा लाइट स्ट्रेट ट्रैवल होगी जब तक थोड़ा इनलाइन कर लेते हैं उसको। यहाँ तो कोई जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होंगी, बताओ मुझे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होंगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी? बिकॉज एज कंपेयर टू वैक्यूम एंड एयर, वैक्यूम इज अ रियल एंगल, एयर इज अ टेंजन एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल बना देते हैं, और ये कहाँ बेंड करेंगी, इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? समझ में? और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको स्टार्स कहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, नहीं, यहाँ नहीं दिखेगा, इसको स्टार यहाँ दिखेगा। सो ये स्टार की कौन सी पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन, आभास होता है, ठीक है। वो रियल पोजीशन नहीं, वो एपरेंट पोजीशन है। समझ में आया? दिखना कहाँ है, कहाँ पर दिखाई कहाँ दे रहा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम जो आज रात को अगर आसमान साफ है और किसी स्टार की तरफ आप देखोगे तो समझ जाओ कि वो स्टार वहां पर नहीं है, वहां से कहीं तो भी आगे पीछे दूर है। और कभी कभी ये भी होता है बेटा कि स्टार इतने दूर होते हैं कि लाइट की जो स्पीड है नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड है, 2.99 मीटर पर सेकेंड कुछ जनरल उसकी स्पीड होती है, एक सेकंड में 2.99 है ना। तो ऐसी स्पीड से अगर ये इतनी स्पीड है कि इतनी स्पीड तक हमने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, कोई डिवाइस नहीं बनाया कि उस स्पीड को रीच कर सके। अगर इस स्पीड से भी लाइट आती है तो हमारे पास आने में सालों लग जाते हैं, इतने दूर है स्टार। अगर हम हमारे सुपरसोनिक या फिर राफेल जेट से अगर जाएंगे तो हमको तो करोड़ों साल, लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन लाइट के स्पीड से भी अगर हम जाएंगे
तो भी बेटा 1 साल लगता है। कोई स्टार हमारे से 1 लाइट ईयर दूर है, यानी कि वहां से लाइट की स्पीड से हमारे अर्थ पर आने के लिए 1 साल लग जाएगा। कौन सी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। हम हमारे पास जो सुपरसोनिक जेट्स है उनकी स्पीड से नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा? तो इमेजिन करो कि भाई ये जो एक कोई स्टूडेंट है, वो उस स्टार पीके है, पीके अपने प्लैनेट से निकला लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से निकलने के बाद उसको अर्थ पर आने के लिए अगर 4 साल लग जाएंगे, तो आज इस स्टार से आने वाली लाइट है, सपोज ये स्टार हमारे से 4 लाइट ईयर दूर है। समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा दूर से बेटा। ये स्टार हमारे अर्थ से कितने लाइट ईयर दूर है? 4 लाइट ईयर, यानी कि लाइट की को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 4 साल। तो आज आप जो ये स्टार देख रहे हो एपरेंट, ये 4 साल पहले का है। दिखाई कब दे रहा है? आज 8 जनवरी 2020 है कि नहीं? हमारे लिए थोड़ा सा वो बड़ा